हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। आज हम लोग पढ़ेंगे जो इडोटेरिया का 7500 जीके बुक है उसका अगला पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है इसमें, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा नगरपालिका कानूनों को अद्यतन बना दिया गया? तो ये था 74वां संविधान संशोधन, जो कि हुआ था 1992 में। और 71वां संविधान संशोधन भी 1992 में हुआ था, जिसमें 8वीं अनुसूची में 3 भाषा जोड़ा गया था। ये 3 भाषा था नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, जिसका ट्रिक हो जाएगा नमक। 71वां संविधान संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में 3 भाषा जोड़ा गया था, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। और कब? तो 1992 में। 74वां संविधान संशोधन के कहेगा संबंध किससे हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा नगरपालिका से। और 73वां संविधान संशोधन का संबंध हो जाएगा पंचायती राज से। और 73वां संविधान संशोधन जिसमें पंचायती राज की स्थापना की गई थी, इसमें कितने विषय दिया गया था? तो इसमें विषय दिया गया था 29। और 74वां संविधान संशोधन नगरपालिका के लिए कितने विषय दिया गया था? तो 18। भारत में पहली बार नगरपालिका की स्थापना कहाँ पे हुआ था? तो मद्रास में हुआ था 1687 में। आगे देख लेंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्य निर्दिष्ट है। तो राष्ट्रीय महिला आयोग के जो कार्य है, यह राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 की धारा 10 में है। राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्य निर्दिष्ट है, तो राष्ट्रीय महिला आयोग के अधिनियम 1990 के धारा 10 में है। राष्ट्रीय महिला आयोग के गठन हुआ था 1992 में। और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के गठन करेगा तो 1993 में हुआ था। पहला जो राष्ट्रीय महिला आयोग था, इसका अध्यक्ष कौन थी? तो जयंती पटनायक राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रथम अध्यक्ष थी। आगे देख लेंगे। 3 नंबर हो जाएगा, राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण में कांग्रेस की निम्नलिखित में से कौन सी मांग नहीं थी? तो इसमें कह रहा है कि कौन सी मांग नहीं थी? तो कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का एकीकरण। कार्यपालिका के न्यायपालिका में उल्लेख करेगा तो इसका उल्लेख किया गया अनुच्छेद 50 में। और कह रहा है कि राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण में कांग्रेस के निम्नलिखित में से कौन मांग नहीं थी? तो इसमें डी हो जाएगा। और कौन कौन सी मांग थी ये देखते हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्यों की संख्या में वृद्धि, काउंसिल में जन प्रतिनिधित्व की संख्या में वृद्धि, ये भी था। और एक कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथकीकरण, ये भी था। ये तीनों था। बाकी कौन नहीं था? तो कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का एकीकरण, ये नहीं था। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 4 नंबर, निम्नलिखित में से किस वर्ष में लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा प्रेस स्वतंत्रता प्रदान की गई थी? तो ये प्रदान की गई थी 1835 ईस्वी में। और लॉर्ड विलियम बेंटिक ने शिक्षा के माध्यम अंग्रेजी कब बनाया, यानी कि अंग्रेजी को शिक्षा के माध्यम में जोड़े तो कब? था 1835 में। और इनके शासनकाल में ही पहली बार किसका स्थापना किया गया था? तो इन्हीं के शासनकाल में पहली बार विधि आयोग की स्थापना भी किया गया था। और जो 1833 के एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को 1833 एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल बनाया गया, जिसमें प्रथम बने थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कहेगा तो लॉर्ड विलियम बेंटिक हो जाएंगे। स्वतंत्र भारत के प्रथम कहेगा गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। और स्वतंत्र भारत के भारतीय लगा देगा तो ये थे सी राजगोपालाचारी थे। सती प्रथा कब समाप्त हुआ था? तो 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा की समाप्ति की थी। आगे देखेंगे। आगे हो जाएगा 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मामले को भारत में जनहित याचिका का पहला दर्ज मामला माना जाता है? तो ये मामला हो जाएगा हुसैनारा खातून बनाम बिहार राज्य। हुसैनारा खातून बनाम बिहार राज्य, ये निम्नलिखित में से कह रहा है कि भारत में जनहित याचिका का पहला दर्ज मामला माना जा सकता है। तो हुसैनारा खातून बनाम बिहार राज्य, ये जनहित याचिका का पहला दर्ज मामला माना जाता है। भारत में जनहित याचिका के जनक किसे कहते हैं? तो भारत में जनहित याचिका के जनक PN भगवती को मानते हैं। आगे हो जाएगा 6 नंबर हो जाएगा, 1833 के चार्टर अधिनियम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और कह रहा है कि उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सही है? तो देख लेते हैं। इसने विधि आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया था, ये सही है। पहला विधि आयोग का गठन हुआ था।
कब था? 1834 में। और स्वतंत्रता के बाद प्रथम विधि आयोग का गठन हुआ था 1955 में। प्रथम विधि आयोग की स्थापना हुआ था 1834 में और स्वतंत्रता के बाद कहेगा तो ये हुआ था स्वतंत्रता के बाद 1955 में। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासनिक कार्यों को समाप्त किया। ये गलत है, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासनिक कार्यों का समाप्ति किया गया था अधिनियम 1858 के तहत। तीसरा हो जाएगा, यूरोपीय अप्रवासन और भारत में संपत्ति के अधिग्रहण पर सभी प्रतिबंध हटा दिए गए थे। ये भी सही है। इसमें हो जाएगा 1 और 3 सही है। किसके बारे में? तो 1833 के चार्टर अधिनियम के बारे में। इसी के तहत बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे भारत के गवर्नर जनरल बनाए गए, जिसमें प्रथम बने थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। आगे हो जाएगा 7 नंबर, सप्तवर्षी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये क्या है? तो ये तारों का समूह है। जो सप्तवर्षी है ये क्या है? तो तारों का समूह है। ग्रहों के गति के नियम की खोज किसने किया था? ये खोज किए थे केपलर। ध्रुव तारा क्या है? तो ध्रुव तारा ये उत्तर दिशा की ओर संकेत करता हुआ चमकीला तारा है। 8 नंबर हो जाएगा, सप्तऋषि जिसे क्रंतु एवं पुलक को कहते हैं, सप्तऋषि जिसे क्रंतु एवं पुलक कहते हैं, सप्तऋषि को मिलाने वाली रेखा निम्न में से किस दिशा का सूचक है? ये हो जाएगा उत्तर दिशा के सूचक है। चुंबकीय सुई भी उत्तर दिशा की ओर संकेत करता है। आगे देख लेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 9 नंबर है, ध्रुव तारा यह एक स्थिर तारा है जो अवस्थित है। तो यह अवस्थित है उत्तरी अक्ष पर। ध्रुव तारा यह एक स्थिर तारा है जो अवस्थित है। तो यह अवस्थित है उत्तरी अक्ष पे। भूमध्य रेखा पर दिन और रात बराबर होता है। विस्फोटी तारा किसे कहते हैं? तो अभिनव तारा को विस्फोटी तारा कहते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 10 नंबर है, निम्नलिखित में से यूक्रेन किसके साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो ये करता है रोमानिया के साथ, मोल्डोवा के साथ, काला सागर के साथ और रूस के साथ। रोमानिया की राजधानी कहेगा तो ये हो जाएगा बुखारेस्ट। रूस की राजधानी मॉस्को है। बुल्गारिया की राजधानी हो जाएगा सोफिया। जो डेनूब नदी है, डेनूब नदी कहेगा किस में गिरती है? तो ये गिरती है काला सागर में। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अशोक के शिलालेख के अनुसार मगध साम्राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा प्रांतीय केंद्र शामिल था? तो इसमें शामिल था तोसली शामिल था, उसके बाद उज्जैनी शामिल था और उसके बाद शामिल था तक्षशिला। और इसमें कौन नहीं था? तो इंद्रप्रस्थ नहीं था। उज्जैन अवंती जो महाजनपद था, अवंती महाजनपद की राजधानी कहाँ हो जाएगा? तो ये हो जाएगा उज्जैन। और कुरु महाजनपद की राजधानी कहेगा तो ये हो जाएगा इंद्रप्रस्थ। जो 16 महाजनपद है इसका उल्लेख मिलता है बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में। जैन धर्म के कहेगा तो भगवती सूत्र में मिलता है। तक्षशिला जो सबसे पुरानी विश्वविद्यालय है, ये तक्षशिला विश्वविद्यालय सिंधु और झेलम नदी के तट पे स्थित है। आगे देख लेंगे, 12 नंबर हो जाएगा, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुक्त आश्रित होता है। तो ये संस्कृति पे। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुक्त आश्रित होता है, तो संस्कृति पे। 13 नंबर हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की ओर रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो ये हो जाएगा मृद भांड। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की ओर रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक कहेगा तो ये हो जाएगा मृद भांड। सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी ये भाव चित्रात्मक थी, जिसे पढ़ा नहीं जा सकता है। सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। आगे देख लेंगे, 14 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस मूर्तिकला में सदैव हरित स्तरित चट्टान का प्रयोग माध्यम के रूप में होता है? तो ये हो जाएगा गंधार कला। क्वेश्चन है कि कह रहा है कि किस मूर्तिकला में सदैव हरित स्तरित चट्टान का प्रयोग माध्यम के रूप में होता है? तो ये हो जाएगा गंधार कला। मूर्ति कला और गंधार कला का विकास किसके काल में हुआ था? तो कुषाण काल में हुआ था। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 15 नंबर हो जाएगा, किस मुगल बादशाह को वजीर गजाउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल होने नहीं दिया था? तो ये थे शाह आलम द्वितीय। कह रहा है कि किस मुगल बादशाह को वजीर गजाउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? तो शाह आलम द्वितीय को दाखिल नहीं होने दिया था। पलासी की युद्ध के समय मुगल शासक कौन थे? तो पलासी की युद्ध के समय मुगल शासक थे आलमगीर द्वितीय। और पलासी की युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को, जिसमें अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? तो किए थे रॉबर्ट क्लाइव। और किसके साथ हुआ था? तो सिराजुद्दौला के साथ हुआ था।
अंतिम कहेगा मुगल सम्राट कौन थे, तो बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर, ये दोनों इन्हीं का नाम है। और बहादुर शाह द्वितीय को अंग्रेजों ने निर्वासित करके कहाँ ले गया था, तो रंगून में। और क्यों किया था, तो क्योंकि ये 1857 के जो क्रांति था उसमें भाग लिए थे, इसी के कारण। और रंगून में ही बहादुर शाह जफर द्वितीय की मृत्यु हो गया और ये अंतिम मुगल सम्राट था। कहे कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी, तो अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। आगे हो जाएगा 16 नंबर, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए, तो ये किए थे फिरोज शाह तुगलक। और सल्तनत काल में एकमात्र शासक फिरोज शाह तुगलक हुए जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी थी। और सर्वाधिक गुलाम कहेगा कि किस शासक के दरबार में सर्वाधिक गुलाम रहते थे सल्तनत काल में, तो ये हो जाएंगे फिरोज शाह तुगलक। और इन्होंने ब्राह्मण पर भी कर लगाया था। पहली बार रुपये के सिक्का किसने जारी किया, तो ये जारी किए थे शेरशाह सूरी ने। और किला कुहाना मस्जिद के निर्माण भी शेरशाह सूरी करवाए थे। किला कुहाना मस्जिद के निर्माण भी शेरशाह सूरी करवाए थे। गुलरुखी के रूप में कविताएं कौन लिखता था, तो सिकंदर लोदी। और ये लोदी वंश के सबसे प्रतापी शासक थे। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने करवाया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक करवाए थे। आगे देख लेंगे 17 नंबर हो जाएगा, निम्न देशी राज्यों में कौन यथावत समझौते का पक्षधर था, तो ये हो जाएगा हैदराबाद। हैदराबाद को कहेगा कि भारत में कैसे मिलाया गया था। आज़ादी के बाद कुछ राज्य था जो कि भारत में नहीं मिला था, जैसे कि हैदराबाद, और इसे पुलिस कार्रवाई द्वारा मिलाया गया था। जूनागढ़ को कहेगा तो इसे मिलाया गया था जनमत संग्रह के द्वारा। आज़ादी के बाद जो गोवा है, गोवा और दमन एवं दीव ये किसके गुलाम के अधीन थे, तो ये इस पे अभी पुर्तगाली के राज था। और गोवा और दमन और दीव को आज़ाद किया गया था पुर्तगालियों से 1961 में। जो मैसूर है इसका नाम बदलकर कहेगा कर्नाटक कब कर दिया गया था, मैसूर के नाम बदलकर कर्नाटक 1973 में किया गया। आगे हो जाएगा 18 नंबर देखेंगे, सोमेंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का नाम क्या था। सोमेंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल के नाम हो जाएगा क्रांतिकारी साम्यवादी दल। आगे देख लेंगे 19 नंबर हो जाएगा, द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या नीति थी, तो द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नीति हो जाएगा पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन का सहयोग। यानी कि उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नीति यह था कि पूर्ण हम लोग को स्वतंत्रता मिल जाएगी, उसके बाद हम लोग ब्रिटेन के सहयोग करेंगे। जो दूसरा विश्व युद्ध था इसकी शुरुआत हुआ था 1 सितंबर 1939 में और ये समाप्त हुआ 2 सितंबर 1945 में। दूसरा विश्व युद्ध में अमेरिका भाग लिया था 1941 में और इसमें टोटल कितने देश भाग लिए थे, तो टोटल 61 देश भाग लिए थे। और इसी दूसरा विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ था 24 अक्टूबर 1945 में। आगे देख लेंगे 20 नंबर हो जाएगा, सहायक संधियों के द्वारा अंग्रेजों ने भारतीय नरेशों के किस कार्य को नियंत्रित किया, तो उनके राजस्व प्रशासन के नियंत्रित किया। सहायक संधियों के द्वारा अंग्रेजों ने भारतीय नरेशों के किस कार्य को नियंत्रित किया, तो उनके राजस्व प्रशासन का। भारत में यानी कि भारतीय सहायक संधि के कहेगा जनक किसे कहते हैं, तो भारत में सहायक संधि के जनक कहा जाता है लॉर्ड बेलेजली को। और कहेगा भारत में पहली बार सहायक संधि के प्रयोग किसने किया था, तो ये किए थे डुप्ले। आगे देख लेंगे 21 नंबर हो जाएगा, शहरी हैंडीक्राफ्ट के पतन का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था, तो अंग्रेजों द्वारा हैंडीक्राफ्ट कर्मियों का दमन। शहरी हैंडीक्राफ्ट के पतन का सबसे महत्वपूर्ण कारण कहेगा तो अंग्रेजों द्वारा हैंडीक्राफ्ट कर्मियों का दमन। भारत में रेलवे की शुरुआत पहली बार 16 अप्रैल 1853 में हुई, जो कि मुंबई से ठाणे के बीच चलाया गया था। कितना दूरी था, तो 34 किलोमीटर था और ये चालू हुआ था लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में। भारत में विद्युत रेलवे की शुरुआत कहेगा तो 3 फरवरी 1925 में हुआ था। आगे देख लेंगे 22 नंबर हो जाएगा, सिंध पर कब्जा करने का हक हमें नहीं है, किंतु फिर भी हम ऐसा करेंगे और यह एक बहुत लाभदायक, उपयोगी तथा मानवतापूर्ण निश्चिता होगी। यह किसकी कथन है, तो यह कथन हो जाएगा चार्ल्स नेपियर का। किसका कथन है, तो चार्ल्स नेपियर का। प्रथम जो आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था 1839 से 1842 तक, और किसके काल में, तो लॉर्ड ऑकलैंड के कार्यकाल में।
दास प्रथा के कहेगा उन्मूलन। दास प्रथा का उन्मूलन कौन किए थे? तो लॉर्ड एलनबरो किए थे। और ये कब किए थे? तो 1843 में किए थे। और सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश में कौन मिलाया था? तो सिंध के पूर्ण रूप से ब्रिटिश में मिलाए थे लॉर्ड एलनबरो ने ही। आगे देख लेंगे, 23 नंबर हो जाएगा, मीर कासिम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को दी जाने वाली जमींदारियों में निम्नलिखित में से कौन सी सम्मिलित नहीं है? तो इसमें 24 परगना सम्मिलित नहीं है। मीर कासिम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को दी जाने वाली जमींदारियों में निम्नलिखित में से कौन सी सम्मिलित नहीं है? तो इसमें जो 24 परगना है ये सम्मिलित नहीं था। और कौन कौन था? तो बर्दवान था, मिदनापुर था और चटगांव था। चटगांव सशस्त्र विद्रोह से कौन जुड़े थे? तो चटगांव सशस्त्र विद्रोह से जुड़े थे सूर्य सेन। और चटगांव जो सशस्त्र विद्रोह था यह हुआ था 1930 में। आगे देखेंगे, 24 नंबर हो जाएगा, लॉर्ड लिटन द्वारा गृहीत वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो कि 1878 में लागू किया गया था, इसका उद्देश्य क्या था? तो भारतीय भाषाओं में प्रकाशित समाचार पत्रों को प्रतिबंधित करना। जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाया गया था लॉर्ड लिटन के द्वारा जो कि 1878 में लाया गया था, इसका उद्देश्य था जो भारतीय भाषाएं के समाचार पत्र था उसके प्रकाशन पर रोक लगाना। और इसका समाप्त करेगा कौन किए थे? तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त किए थे कौन? तो लॉर्ड रिपन 1882 में। और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को कहेगा किस पत्रिका ने समर्थन किया था? तो ये पायनियर पत्रिका जो था ये वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समर्थन किया था। आगे देख लेंगे, 25 नंबर हो जाएगा, अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन के पीछे क्या तर्क दिया? तो ये तर्क दिए थे प्रशासनिक सुविधा के लिए किया गया था। जबकि बंगाल विभाजन करने के पीछे जो अंग्रेजों का उद्देश्य था ये था बंगाल में हिंदू तथा मुस्लिम एकता को तोड़ना। बंगाल के विभाजन हुआ था 16 अक्टूबर 1905 में और ये हुआ था लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में। आगे देख लेंगे, 26 नंबर हो जाएगा, सेनता का गुण पाया जाता है। तो सेनता का गुण पाया जाता है द्रव्य और गैस दोनों में। सेनता के गुण द्रव्य और गैस दोनों में पाया जाता है और ये ठोस में नहीं पाया जाता है। और कहेगा कि द्रव्य की तुलना में गैस की जो सेनता होता है कम होता है। द्रव्य की तुलना में गैस की सेनता का होता है कम होता है। और ताप बढ़ने पर द्रव्य की जो सेनता है कम हो जाता है और गैस की सेनता बढ़ता है। ध्यान से देखिएगा, ताप बढ़ाने पर जो द्रव्य की सेनता है ये कम हो जाता है और गैस के बढ़ जाता है, जबकि द्रव्य की तुलना में गैस की सेनता का होता है कम होता है। एक आदर्श तरल की सेनता शून्य होता है। एक आदर्श तरल की सेनता क्या होता है? तो शून्य होता है। आगे देख लेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 27 नंबर है, गुरुत्वाकर्षण के प्रत्यक्ष प्रभाव के कारण चट्टानों और भूमि के कणों की अपने मूल स्थानों से हटकर किसी निचले स्थान पर एकत्रित होने की क्रिया क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है बृहद क्षरण। गुरुत्वाकर्षण के प्रत्यक्ष प्रभाव के कारण चट्टानों और भूमि की कणों की अपने मूल स्थानों से हटकर किसी निचले स्थान पर एकत्रित होने की क्रिया क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है बृहद क्षरण। ये कहलाती है बृहद क्षरण। गुरुत्वीय त्वरण निर्भर नहीं करता है। तो जो गुरुत्वीय त्वरण है ये द्रव्यमान और आकार पर निर्भर नहीं करता है। गुरुत्वीय त्वरण ये द्रव्यमान और आकार पर निर्भर नहीं करती है। शून्य गुरुत्वाकर्षण होता है तो भारहीनता के शून्य जो गुरुत्वाकर्षण ये होता है भारहीनता। आगे देख लेंगे, 28 नंबर हो जाएगा, स्थिर धारा वाली परिनालिका का उपयोग किस रूप में किया जा सकता है? तो यह प्रकाश के रूप में किया जा सकता है। स्थिर धारा वाली परिनालिका का उपयोग किस रूप में किया जा सकता है? तो प्रकाश के रूप में। किसी वस्तु पे किया गया कार्य निर्भर नहीं करता है तो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। किसी वस्तु पे किया गया कार्य निर्भर नहीं करता है तो वस्तु के द्रव्यमान पर। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं और कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? तो शक्ति कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहेंगे और कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। 29 नंबर हो जाएगा, मायोग्लोबिन में हिमजैविकीय रूप में महत्वपूर्ण है जिसका प्रयोग निम्न के संचय में किया जाता है। तो इसका प्रयोग मांसपेशियों में ऑक्सीजन के संचय के रूप में किया जाता है। मायोग्लोबिन में कहेगा तो कौन सी धातु पाया जाता है? तो लोहा पाया जाता है। मानव शरीर में मांसपेशी की संख्या कितना है? 639 है और पसलियां की संख्या कहेगा तो 24 हो जाएगा। आगे देखेंगे, 30 नंबर क्वेश्चन है,
वह सबसे छोटा जीव कौन सा है जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है? तो ये हो जाएगा माइक्रोप्लाज्मा। वह सबसे छोटा जीव कौन सा है जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है? तो ये हो जाएगा माइक्रोप्लाज्मा। विश्व के सबसे सूक्ष्मतम जीव कहेगा तो ये हो जाएगा विषाणु। विश्व के सबसे सूक्ष्मतम जीव विषाणु हो जाएगा, जिसके खोज किए था 1892 में कौन थे? यूनास्की किए थे। और कोशिकीय संरचना में सबसे छोटा जीव कहेगा तो ये हो जाएगा जीवाणु। कोशिकीय संरचना में सबसे छोटा जीव जीवाणु हो जाएगा, जिसका खोज किए थे लीमेनहॉक 1676 में। आगे देख लेंगे 31 नंबर है, सामान्यतः स्त्रियों की आवाज का तरत्व जो होता है पुरुषों की तुलना में अधिक होता है। सामान्यतः स्त्रियों की आवाज का जो तारतम्य होता है ये पुरुषों की तुलना में अधिक होता है। और ध्वनि के तारतम्य निर्भर करता है, तो ये निर्भर करता है आवृत्ति पे। ध्वनि के तारतम्य निर्भर करता है किस पे? आवृत्ति पे। ध्वनि पर दाब का प्रभाव नहीं पड़ता है, ध्वनि पर ताप के प्रभाव पड़ता है, लेकिन दाब के नहीं पड़ता है। ताप बढ़ने पे ध्वनि के जो चाल होता है अधिक हो जाता है और घटने पे घट जाता है। आगे देखेंगे 32 नंबर है, पेनिसिलिन में किसका संश्लेषण निरोधित होता है? तो जीवाणु की कोशिका भित्ति का संश्लेषण निरोधित होता है। पेनिसिलिन एक प्रकार के कवक है जिसका खोज किए थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग 1928 में। आरएनए और डीएनए ये दोनों क्या है? तो ये दोनों न्यूक्लिक अम्ल है। आगे देख लेंगे 33 नंबर हो जाएगा, स्नायु किन तंतुओं से मिलकर बने होते हैं? तो पीले नचीले तंतुओं से मिलकर स्नायु बने होते हैं। हड्डी से हड्डी के जोड़ को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं हड्डी के जोड़ को कहते हैं लिगामेंट या स्नायु कहते हैं। हड्डी को हड्डी के जोड़ के कहते हैं स्नायु या लिगामेंट, और वही हड्डी को मांसपेशी के जोड़ को कहते हैं टेंडन या कंडारा। कंडारा या टेंडन कहते हैं हड्डी को मांसपेशी के जोड़ को। आगे देख लेंगे 34 नंबर है, जीव की गति का नियंत्रण निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? तो ये होता है ग्लोसोफेरिंजियल तंत्रिका द्वारा। ग्लोसोफेरिंजियल तंत्रिका द्वारा जीव के गति का नियंत्रण होता है। आगे देख लेंगे 35 नंबर है, समजात गुणसूत्र कब युग्मन करते हैं? तो समजात गुणसूत्र केवल अर्धसूत्री विभाजन की प्रथम पूर्व अवस्था में युग्मन करते हैं। जो समसूत्री विभाजन होता है कायिक कोशिका में, और जो अर्धसूत्री विभाजन होता है यह होता है जनन कोशिका में। समसूत्री विभाजन होता है कायिक कोशिका में और अर्धसूत्री विभाजन होता है जनन कोशिका में। आगे हो जाएगा अगला क्वेश्चन है 36 नंबर, एक फूल के प्रजनन का भाग कौन सा है? तो एक फूल के प्रजनन के भाग हो जाएगा पुंकेसर एवं कार्पेलस। कार्पेल्स ये आया, पुंकेसर जो है ये फूल के प्रजनन का भाग है। कहेगा पुष्प के नर कौन सा है? नर अंग कहेगा तो पुंकेसर हो जाएगा, और मादा अंग कहेगा तो ये हो जाएगा अंडप या कार्पल। अंडप या कार्पेल जो है ये मादा अंग है और नर अंग कहेगा तो पुंकेसर हो जाएगा। पौधे का जनन अंग कौन सा होता है? तो पौधे का जो जनन अंग होता है पुष्प या फूल होता है। आगे देख लेंगे 37 नंबर है, शिशु पोषक बोतलों तथा शीतल पेय बोतलों समानतः बनी होती है। तो ये बनी होती है पॉलीअस्टाइटिन का। शिशु पोषक बोतलें तथा शीतल पेय बोतलों समानतः बनी होती है तो पॉलीअस्टाइटिन का। पॉलीएमाइड क्या है? तो पॉलीएमाइड ये प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों रूप में पाया जाता है, और इसका प्राकृतिक पॉलीएमाइड का उदाहरण हो जाएगा ऊन और रेशम। पॉलिएस्टर क्या है? तो पॉलिएस्टर का प्रयोग कपड़ा बनाने में किया जाता है। आगे देखेंगे 38 नंबर है, फिनॉल का 1% विलयन है। तो फिनॉल के 1% विलयन हो जाएगा विसंक्रामी। फिनॉल के 1% विलयन कौन सा है? तो विसंक्रामी है। और फिनॉल का 0.2% विलयन को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं प्रतिरोधी। फिनॉल के 0.2% विलयन को प्रतिरोधी कहते हैं। प्रतिजैविक क्या है? तो प्रतिजैविक ये जीवाणु के विकास को रोकता है। प्रतिजैविक जीवाणु के विकास को रोकता है। आगे हो जाएगा 39 नंबर, शुद्ध सोडियम क्लोराइड को जल में घोलने पर प्राप्त घोल का पीएच मान होगा। तो शुद्ध सोडियम क्लोराइड को जल में घोलने पर प्राप्त घोल का पीएच मान उदासीन होता है। जो अम्ल होता है ये नीला लिटमस को लाल कर देता है, क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है।
लिटमस पत्र किससे प्राप्त होता है? तो लिटमस पत्र जो है ये लाइकेन से प्राप्त होता है। और लाइकेन कवक एवं शैवाल का सहजीवी है। लाइकेन क्या है? तो कवक एवं शैवाल का सहजीवी है। आगे हो जाएगा 40 नंबर। भारत के आर्थिक इतिहास पर पहले विश्व प्रसिद्ध पुस्तक का लेखक कौन थे? तो ये हो जाएंगे रमेश चंद्र दत्त। इनकी पुस्तक के नाम है द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। कॉमन बिल एवं न्यू इंडिया पत्रिका के संपादक कौन हो जाएंगे? तो एनी बेसेंट। और ये किस देश की थी? तो आयरलैंड के। दादा भाई नौरोजी की पुस्तक के नाम हो जाएगा द पॉवर्टी ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पुस्तक के लेखक दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे, जिसमें इन्होंने पहली बार धन निष्कासन के सिद्धांत दिए थे 1867-68 में। 1867-68 में। सुरेंद्र नाथ बनर्जी की आत्मकथा के नाम क्या हो जाएगा? ए नेशन इन मेकिंग। ये नेशन इन मेकिंग ये किसकी आत्मकथा है? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी की। आगे देखेंगे 41 नंबर हो जाएगा। कीट संवर्धन क्या है? तो इसमें कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान को कीट संवर्धन कहते हैं। मछलियों का अध्ययन किसमें किया जाता है? तो मछलियों के अध्ययन के विज्ञान को कहते हैं इक्तियोलॉजी। इक्तियोलॉजी में मछलियों का अध्ययन किया जाता है। और पीसी कल्चर में मछली का पालन किया जाता है। मछली पालन किसमें किया जाता है? तो पीसी कल्चर में। अध्ययन करेगा तो इक्तियोलॉजी में करते हैं। वैक्सीनेशन शब्द की व्युत्पत्ति एक लैटिन शब्द से हुई है। यह शब्द किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है गाय से, क्योंकि जो काउ पॉक्स पदार्थ का पहली बार जो प्रयोग किया गया था, ये दुनिया का पहला टीका बनाने में किया गया था। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला जानवर कहेगा तो ये कुत्ता हो जाएगा। आगे हो जाएगा 43 नंबर। डीडीटी का पूरा नाम क्या है? तो डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन हो जाएगा। और ये क्या है? तो एक प्रकार का कीटनाशक है और ये अजैव निम्नकरणीय प्रदूषक भी है। आगे हो जाएगा अगला क्वेश्चन है 44 नंबर। कौटिल्य के अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो ये 15 अधिकरणों में विभाजित है। वही चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला मेगास्थनीज भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा था। 45 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? जो सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम था इसकी शुरुआत हुआ था 1973-74 में। और अनवरत योजना की शुरुआत कब हुआ था? तो 1977-78 में। आगे हो जाएगा 46 नंबर। कोली, सहरिया एवं मेव नामक जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है राजस्थान में। लाहौली एवं गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। कुकी जनजाति कहेगा तो ये पाई जाती है मणिपुर में। संथाल जनजाति और भूमिज जनजाति ये पाई जाती है पश्चिम बंगाल में। आगे हो जाएगा 47 नंबर है। निम्नलिखित गैसों पर विचार कीजिए और इन वायुमंडलीय गैसों का उनके आयतन के प्रतिशत के अवरोही क्रम में सही क्रम बताएं। यानी कि घटते क्रम में बताना है। तो इसमें सबसे अधिक हो जाएगा नाइट्रोजन, जो कि वायुमंडल में सबसे अधिक तत्व पाए जाने वाला तत्व है 78%। और इससे कम हो जाएगा ऑक्सीजन 21%। और इससे कम हो गया तो आर्गन पाया जाता है 0.93%। और इससे कम हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। और ये क्वेश्चन में कह रहा है कि आयतन के अनुसार घटते क्रम में आपको बताना था। तो सबसे अधिक नाइट्रोजन, इससे कम ऑक्सीजन और इससे कम आर्गन और इससे कम हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। वायुमंडलीय में सबसे अधिक पाया जाने वाला अक्रिय गैस कहेगा तो आर्गन हो जाएगा, जो कि 0.93% पाया जाता है। और वायुमंडल में रेडोन जो अक्रिय गैस है ये नहीं पाया जाता है, क्योंकि ये गैसों में सबसे भारी है। आगे देख लेंगे 48 नंबर हो जाएगा। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होगी, राष्ट्रीय आय में तृतीयक क्षेत्र के अंश पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये बढ़ते जाता है, क्योंकि राष्ट्रीय आय में तृतीयक क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान होता है। राष्ट्रीय आय के गठन किया गया था 1949 में पीसी महालनोबिस के अध्यक्षता में। आगे देखेंगे 49 नंबर हो जाएगा। ऐसा अर्थव्यवस्था जैसे उसा होना चाहिए, यह कथन निम्न में से किसके संबंध में है? तो यह मानक अर्थशास्त्र के संबंध में है। ऐसा अर्थशास्त्र जैसे उसे होना चाहिए, यह कथन निम्न में से किसके संबंध में है? तो मानक अर्थशास्त्र के संबंध में। 50 नंबर हो जाएगा। 50 नंबर है। भारतीय मानव विकास प्रतिवेदन प्रत्येक वर्ष गांवों के लिए नहीं देता है। तो ये बेरोजगारी संबंधी सूचकांक कह रहा है कि भारतीय मानव विकास प्रतिवेदन
प्रत्येक वर्ष गांवों के लिए नहीं देता है तो बेरोजगारी संबंधी सूचकांक। जो भारतीय मानव विकास सूचकांक है ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो भारतीय मानव विकास सूचकांक ये जारी किया जाता है यूएनडीपी के द्वारा। और यूएनडीपी के गठन कब हुआ था? तो 1965 में हुआ था। और ये इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल बनाए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। कुछ सुझाव एवं सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए या टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हैं शुभ स्टडी। थैंक यू।